Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs from 27th of February to 5th of March 2023. Exercise Desert Flag 8 is going to be organized in that is UAE। तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8 जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, यूएई में ऑर्गेनाइज हो रही है। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक मल्टीलेटरल मल्टी देशों की एक क्या है एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन की जो एयरफोर्स है, ठीक है, कौन सी कंटीजेंट 110 एयर वॉरियर जो है एक कंटीजेंट है इंडियन एयरफोर्स का, वो पहुंचा है अल दफ्रा एयरबेस। ठीक है, अल दफ्रा जो एयरबेस है वो कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में है। ठीक है, कब पहुंचा है, 25 फरवरी को वहाँ पे पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, वहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो 6-8 हो रही है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है। ठीक है, जो तेजस है द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा किसी भी मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है उसमें पहली बार जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो ये यूएई में हो रही है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वुड पार्टिसिपेटिंग विद 5, तो 5 जो तेजस विमान है हमारे LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और 2 जो C-17 जो हमारे पास ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दोनों याद रखने हैं आपने। और जो ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 है ये कहाँ पे हो रही है, यूएई में हो रही है। मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, मतलब कि जो ये एयर फोर्सेज है कहाँ की, यूएई की, फ्रांस की, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी की सारी इनकी जो एयरफोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये 27 फरवरी से 17 मार्च तक ये चलेगी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ की हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती है और डिफरेंट वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सभी जितनी भी एयरफोर्स हैं उनका क्या होगा, अपने अपने चैलेंजेस होंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे, वो इस एक्सरसाइज के थ्रू शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, सारी कंट्रीज़ आपस से कुछ ना कुछ सीखती है इन एक्सरसाइजेज से, तभी ये एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूएई एंड इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट। किसकी वजह से, कौन से इसमें पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की तरफ से, दैट इज़ LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। FATF सस्पेंड्स डैश मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर, दैट इज़ बी रशिया। तो रशिया की जो मेंबरशिप है FATF में, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका मतलब है। ठीक है, तो रशिया इसका मेंबर था, इसकी मेंबरशिप जो है रशिया की क्या कर दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है, क्योंकि रशिया का जो वॉर हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, इसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो FATF का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब होता है, क्यों इसको बनाया गया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर की जो फंडिंग है, दो चीज़ें आपने याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये FATF जो है ये बनाया गया है। एक तरह का वॉच डॉग है, ये देखता रहता है कि कौन हमारे नियमों का उल्लंघन करता आ रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हुआ, रशिया की मेंबरशिप जो है FATF ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दी है। क्यों रिमूव किया है इन्होंने, इसका आंसर दिया है, इलीगल, अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड। ठीक है, जो रशिया का वॉर है ऊपर यूक्रेन के ऊपर, उसको इन्होंने इलीगल बोला है, अनप्रोवोक्ड बोला है एंड अनजस्टिफाइड बोला है, जिसकी वजह से जो है इनकी मेंबरशिप जो है वो रिमूव कर दी गई है। अब FATF के बारे में जानते हैं। ये 1989 में इसको बनाया गया था। G7 की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको बनाया था, कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। ठीक है, तो किसके लिए काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में आगे रहता है उसको ये या तो ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, अगर वो ज़्यादा नहीं मानता है फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग करता है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 39 इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है और 2 इसके ग्रुप्स हैं, लाइक यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ FATF इन 2010 में। ठीक है, इट्स सेशन, इसके जो सेशन है वो साल में 3 बार होते हैं और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है T राजा कुमार, जो कि कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज़ रोबोटिक स्टैक extensively
फॉर मैन होल क्लीनिंग। अभी आपको पता है कि जो सीवेज होती है, ठीक है, सीवरेज होती है, उसमें पाइप्स होती है, उसको साफ़ कैसे किया जाता है? आज भी इंडिया में उसको साफ़ करने के लिए जो इंसानों को इसके अंदर डाला जाता है, इन पाइप्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका सीवरेज आता है, ठीक है, तो उसको साफ़ करते हैं ये लोग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं, इनकी डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, रोबोटिक्स टेक जो है टेक्नोलॉजी एक इन्वेंट की है, इस तरह का एक रोबोट बनाया है जिसको किसके अंदर डालेंगे, सीवेज के अंदर डालेंगे और इसको ये साफ़ कर देगा, ठीक है। मतलब कि इंसानों को इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? दैट इज़ केरला। सो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोबोटिक्स स्कीवेंजर बंडीकूट, ठीक है, रोबोटिक्स स्कीवेंजर, स्कीवेंजर का मतलब होता है कि जो सीवरेज को साफ़ करता है, रोबोटिक्स मतलब कि रोबोट का यूज़ करेंगे हम इसको साफ़ करने के लिए। और ये जो ये बंडीकूट है ना, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, बंडीकूट आपने नाम याद रखना है। बंडीकूट जो ये मशीन है, इसका नाम है बंडीकूट टू क्लीन द सीवेज इन द टेम्पल ऑफ गुरुवायूर, ठीक है। गुरुवायूर का जो टेम्पल है वहाँ पे सीवेज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो है ये यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का काम करने वाली ये पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की है, किसके लिए? मैनहोल क्लीनिंग के लिए और सीवेज क्लीनिंग के लिए, ठीक है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो ऋषि ऑगस्टाइन है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है बंडीकूट को अंडर गौरवयर सीवरेज प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे? थिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वाटर अथॉरिटी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये आ रहा है, ठीक है। बंडीकूट जो ये बंडीकूट है इसका नाम है, ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, रोबोट्स है, इसका नाम है बंडीकूट। ये केरला बेस्ड जो हमारे पास जेन रोबोटिक्स है, ठीक है, कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। केरला प्राइड, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको केरला प्राइड का अवार्ड भी मिला है। केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स को केरला प्राइड अवार्ड भी मिला है। हडल कहाँ पे? हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में इनको मिला था, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया था केरला स्टार्टअप मिशन के द्वारा, दैट इज़ KSUM के द्वारा। तो बंडीकूट आपने याद रखना है, ये रोबोट है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है? केरला में यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? सीवेज को साफ़ करने के लिए यूज़ किया हो रहा है। इस तरह का काम करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? दैट इज़ केरला। अल्ट्रासैट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री? दैट इज़ सी इज़राइल। तो इज़राइल ने क्या बनाया है? एक सैटेलाइट बनाया है, उसका नाम है अल्ट्रासैट, ठीक है। ये फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है, ठीक है। अल्ट्रासैट जो है हमारे पास क्या है? इज़राइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है, मतलब कि इसमें एक टेलीस्कोप ये भेजेंगे, ठीक है। कहाँ पे भेजेंगे? स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस में भेजेंगे। तो ये क्या देखेंगे, इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में जो चीज़ें हैपन हो रही है, लाइक जैसे सुपरनोवा आते हैं, इमर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार, जो हमारे पास स्टार्स बनते हैं, वो स्टार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रॉय होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये टेलीस्कोप लेगा और इसको अर्थ पे भेजेगा। तो ये इज़राइल का है, इसका नाम है अल्ट्रासैट, जो कि नासा इसको लॉन्च करेगा 2026 में। नासा के थ्रू ये लॉन्च करेंगे इसको 2026 में। एंड और इसको ये बनाया किसने है? इज़राइल स्पेस एजेंसी ने इसको क्या किया है? बनाया है। जिग्मे नागमेल वांगचुक becomes the first digital citizen of विच कंट्री? दैट इज़ डी भूटान। सो भूटान में आजकल क्या चल रहा है, जिस तरह से हमारे पास UDAI है ना, आजकल हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड्स हैं, ठीक है, जो वो हमारी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। तो इसी की तरह भूटान में भी क्या हो रहा है, एक NDI नाम का एक क्या चल रहा है, नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम जो है वो चली है। कहाँ पे? भूटान में। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको डिजिटली हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाने हैं डिजिटल में, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला कार्ड बना है वो बना है जिग्मे नागमेल वांगचुक का, ठीक है। ये 7 साल के लड़के हैं। किसके लड़के हैं? जो किंग यहाँ के हैं, इनके ये लड़के हैं, ये प्रिंस हैं, ठीक है, प्रिंस है ये, ठीक है। तो रॉयल हाइनेस द गायल से मतलब कि प्रिंस को बोलते हैं गायल से। जिग्मे नागमेल वांगचुक हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। तो आपने ये याद रखना है। जो ये NDI है ना, भूटान का जो नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी है, ये किसकी हेल्प से ये बना रहे हैं? इंडिया की इसमें हेल्प हो रही है, जिसके ये
बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है भूटान अब जा रहा है और इसमें इंडिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है इनकी। ठीक है, अब भूटान की कैपिटल कहाँ है? थिम्पू में। भूटान के किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ठीक है, भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज नगुल्ट्रम और इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पे चलता है। ठीक है, भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डोंगखा। ठीक है, अभी इंडिया और भूटान के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, इनके फॉरेन रिलेशन, इनके जो सिक्योरिटी रिलेशंस, सिक्योरिटी वगैरह है, वो कम्युनिकेशन है, वो सब इंडिया देखता है। ठीक है, तो इंडिया का बहुत ही अच्छा एक दोस्त बोल सकते हैं हम भूटान है। ठीक है, और भूटान का जो डिजिटल के क्षेत्र में जितना भी भूटान के कंट्री में हो रहा है, भूटान कंट्री में हो रहा है, वो सारा का सारा कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है सारी की सारी एडवांसमेंट। So in a first Indian submarine INS सिंधु केसरी डॉक्स इन दैट इज बी इंडोनेशिया। तो पहली बार जो हमारी इंडियन सबमरीन है उसका नाम है INS सिंधु केसरी, वो कहाँ पे चली गई है? इंडोनेशिया में गई है। ठीक है, किसके लिए? इन एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉरपोरेशन, इनके साथ जो हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, लाइक जैसे कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार या फिर आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, तो इन कंट्रीज़ के साथ अपनी मिलिट्री कॉरपोरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए INS जो सिंधु केसरी है, जो कि इंडियन सबमरीन है, पहली बार इंडोनेशिया पहुंची है। कहाँ पे? डॉक्ड इन जकार्ता में ये पहुंची है, इंडोनेशिया में, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कहाँ से ये गई है? जो सुंडा स्ट्रेट है हमारी, ठीक है, अंडमान निकोबार के आगे जो सुंडा स्ट्रेट आती है, वहाँ से ये पास होते हुए इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुँची है। ठीक है, इंडोनेशिया फॉर ऑपरेशनल टर्न अराउंड, ठीक है, OTR के लिए वहाँ पहुँची है। तो अब हम जानेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे पास? एडमायरल R हरि कुमार। इंडियन नेवी कब फाउंड हुई थी? 26 जनवरी 1950। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब सबमेरीन्स होती है ना, जैसे समुद्र होता है, जो सबमेरीन्स होती है ना, वो समुद्र के अंदर से चली जाती है, फिर से बाहर निकलती है, फिर से अंदर चली जाती है, मतलब कि समुद्र के अंदर से ही चली जाती है। इनको बोलते हैं हम साइलेंट किलर, भी इनको हम बोलते हैं। Which film wins Best International Film Award at Hollywood Critic Association? तो HCA है, हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन, उन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो किसको दिया है? RRR को दिया है। तो SS राजामौली की ने डायरेक्ट की है RRR, उनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। कहाँ पे? हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के अंदर, HCA, अपने नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये जो फिल्म डायरेक्ट की है राजामौली ने डायरेक्ट की है, और एक्टर जो रामचरण जी हैं ये वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो इट हैज़ ऑल्सो वन, इन्होंने 3 और अवार्ड भी जीते हैं। किस किस के लिए? बेस्ट एक्शन फिल्म के लिए भी इनको अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टंट्स के लिए भी अवार्ड मिला है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी इनको ये अवार्ड मिले हैं। तो 3 अवार्ड इनको मिले हैं HCA में, दैट इज़ हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी इनको मिला है। अभी आपको पता होगा कि RRR को जो नट्टू नट्टू सॉन्ग है ना, वो किसके लिए नॉमिनेट हुआ है? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। ठीक है, और नाटू नाटू को आपने ध्यान रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। ठीक है, किसके लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए। ठीक है, RRR बैग्स 2 मोर अवार्ड इन द 28th एडिशन ऑफ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो हो रहा था, ठीक है, RRR का, उसमें उन्होंने 2 अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टार हैं? NTR, जूनियर NTR एंड रामचरण। ठीक है, ये इनके मेन लीड रोल में हैं। उनको मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग फॉर इट्स ट्रैक नट्टू नट्टू। सो PM मोदी इनैगोरेट ब्रिसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल। ठीक है, बिरसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल जो है उन्होंने कहाँ पे इनैगोरेट किया है? न्यू दिल्ली में इन्होंने इसको इनैगोरेट किया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में कहाँ पे इनैगोरेट किया है? जो तालकोतरा स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको इनैगोरेट किया है। 25 फरवरी 2023 को इन्होंने ये किया है। ठीक है, तो बारिसू कन्नड़ा दिम दिमावा एक कल्चरल फेस्टिवल है। कहाँ का? ये कर्नाटका का फेस्टिवल है, बट ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रहा है? इनैगोरेट कहाँ पे किया है इन्होंने? तालकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको इनैगोरेट किया है। किसके अंडर? तो ये जो बिरसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल है ये कर्नाटका में मनाया जाता है, और ये कर्नाटका का कल्चरल ट्रेडिशनल हिस्ट्री को बताता है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है, कल्चर, जिसमें जो कर्नाटका का कल्चर है उसको शो किया जाता है, ट्रेडिशन वहाँ के क्या क्या है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, तो ये सारा के सारा जो है इस फेस्टिवल में बताया जाता है। ठीक है,
क्यों किया गया है? एक भारत जो श्रेष्ठ भारत है, इसकी लाइन में हमने इसको क्या किया है, इसको इनैगुरेट किया है ब्रिसु कन्नड़ा डिमावा फेस्टिवल को। ठीक है, अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य पे भी हमने इसको बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उपलक्ष्य में भी ब्रिसु कन्नड़ा डिमावा फेस्टिवल को जो है वो मना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, 100 ऑफ मैंस आएंगे, लोग आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, जो अपना क्या करेंगे, कर्नाटका का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बताएंगे थ्रू किस तरह से डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, ड्रामा के थ्रू और पोइट्री के थ्रू इस फेस्टिवल में बताएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कर्नाटका में हमारे किस तरह का फेस्टिवल है, किस तरह का कल्चर जो है वो फॉलो होता है। हु विंस 2023 मार्कोनी प्राइज़? दैट इज़ हरि बालकृष्ण। हरि बालकृष्ण, उनको क्या मिला है? मार्कोनी प्राइज़ 2023 का इनको मिला है। अब न्यूज़ क्या है? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हरि बालकृष्ण हैज़ बीन अवॉर्डेड 2023 मार्कोनी प्राइज़। ठीक है, जो ये बालकृष्ण जी हैं, ये प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। कहाँ पे? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है USA में, वहाँ पे ये प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के। तो इनका नाम क्या है? हरि बालकृष्ण। इनको क्या मिला है? मार्कोनी प्राइज़ जो है इनको मिला है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फंडामेंटल डिस्कवरी की है वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग में, ठीक है, मोबाइल सेंसिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी क्या की है, डिस्कवरीज की हैं। इसके लिए इनको मार्कोनी प्राइज़ जो है दिया जाता है। और ये जो मार्कोनी प्राइज़ है ना, ये किस लिए दिया जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के लिए, बहुत सारी रिसर्च करने के लिए ये जो मार्कोनी अवार्ड है ये दिया जाता है। वो इस बालकृष्णन, हरि बालकृष्णन कौन है? ये फाउंडर हैं और CEO है एंड चेयरमैन है कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमेटिक्स के, दैट इज़ CMT। सो बालकृष्ण होल्ड्स, ठीक है, इन्होंने BTech डिग्री जो है IIT मद्रास से की है और PhD इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेरकली से की है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स? IP मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, उसमें जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? वो है 42। ठीक है, टोटल जो कंट्रीज़ आती है ना इसमें 55 आती है। 55 में से इंडिया का रैंक है 42। ठीक है, आउट ऑफ 55 इंडियाज़ रैंक इज़ 42 किसमें? इंटरनेशनल IP इंडेक्स में। IP इंडेक्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो इंडेक्स है उसमें। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? सपोज़ करो हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाई है, अपने दिमाग से हमने कोई एक चीज़ बनाई है, इन्वेंट की है। ठीक है, अब मैं उसका IP क्या करूँगा? उसके लिए कॉपीराइट इशू करूँगा कि ये मेरी चीज़ है और मैं इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लूँगा कि ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको बनाया है, तुम इसके मेरे अलावा इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अप टू 20 ईयर्स शायद ये होता है। ठीक है, 20 ईयर्स तक अगर किसी ने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यूनाइटेड स्टेट इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, 2023 के इंडेक्स में, इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो IP इंडेक्सेस हैं, IP राइट्स हैं, वो USA के पास हैं। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है। तीसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस है। ठीक है, और इसमें रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंडिया का साइज़ एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इज़ ग्रोइंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और ये भी बोला है कि इंडिया इज़ बिकमिंग ए लीडर इन इमर्जिंग मार्केट्स सीकिंग ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमिक्स थ्रू IP ड्रिवन इनोवेशन। मतलब कि IP ड्रिवन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू जो इनोवेशंस है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मतलब कि कॉपीराइट इशू करने के लिए, किसी भी चीज़ का कॉपीराइट लेने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक है, तो द इंडेक्स एम्स टू हेल्प गाइड नेशंस टुवर्ड ए ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर मार्क्ड बाय द ग्रेटर इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। तो इससे ये पता चल जाता है कि हम जो एक पर्टिकुलर देश है वो कितना उसमें इनोवेशन है, कितनी उसकी क्रिएटिविटी है, कितनी वो कॉम्पिटिटिवनेस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू ए पर्सन और कंपनी ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स।
भले कि सपोज़ कर लो मैंने कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, मैं बहुत छोटे लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है तो अपने दिमाग से बनाई है, ठीक है, तो वो इस पर क्या आ जाएगा, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। अगर उस चीज़ को कोई और यूज़ करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी चीज़ कोई और यूज़ कर रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह का नोटिस दे सकते हैं कि मेरी क्रिएशन है, आप इसको ऐसे मेरे परमिशन के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। Indian Air Force develops indigenous data link communication named that is C वायु लिंक। तो इंडियन एयरफोर्स ने वायु लिंक नाम का एक क्या बनाया है, इंडिजीनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन बनाया है। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू सपोज करो इसके थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो डिफेंस होती है उनको क्या करना होता है, उनको बहुत ही सिक्योरली के साथ अपने मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने होते हैं, ठीक है, ताकि वो सीक्रेट्स होते हैं, बहुत पूरे कंट्रीज़ के सीक्रेट होते हैं, उसको बचा के रखना होता है। तो वो किसके थ्रू करेंगे वो, तो तभी इन्होंने इस तरह का एक कम्युनिकेशन लिंक बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है वायु लिंक। तो इसको किसने डेवलप किया है, इंडियन एयर फोर्स ने। इट इज़ हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एयर फोर्स। और ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसका जो है ना, ये बैड वेदर है, जितना भी बुरा वेदर हो तब भी ये क्या करेगा, काम करेगा। और ये जैमर प्रूफ है, ठीक है, जैमर प्रूफ है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, उसका नाम है वायु लिंक। तो वायु लिंक इज़ एन एडॉक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना विद इन अ सिक्योर वे, ठीक है, यही इसका क्या काम है, इस वायु लिंक का काम है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिफेंस का डाटा है उसको हम सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकें। तो जैमर प्रूफ प्लेटफॉर्म वायु लिंक डाटा लिंक कम्युनिकेशन यूजेस द इंडियन रीजनल, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें अपना एक क्या चाहिए, अपना एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए। तो इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम क्या है, नाविक। तो ये नाविक को यूज़ करता है। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन दैट इज सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारे पास क्या हो रहा है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हो रहा है। तो आपको पता है कि एलोरा और अजंता की केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल जो है वो हो रहा है। तो महाराष्ट्र में भी कहाँ पे हो रहा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो रहा है। कब से, 25 से लेकर 27 फरवरी तक ये हो गया है, ठीक है। द अजंता एंड एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड द कल्चरल हेरिटेज। आपको पता है कि कल्चरल को ये शो करता है, कल्चरल हेरिटेज है ये, एंड डाइवर्सिटी इन द रीजन टू एंड प्रोमिसेस द फीस्ट फॉर द सेंसेस, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो उसके आर्ट वर्क के लिए और उसके आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। उसके कल्चरल हेरिटेज के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। आपको पता है कि एलोरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो घोषित किया गया है, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता जो एलोरा इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है ये सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, 1985 में जो ये लॉन्च हुआ था सबसे पहली बार। We state signed pact with United Nations Women to empower women in tourism, that is B केरला। सो केरला गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन का जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक तरह का पैक्ट हुआ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, केरला में हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, इस तरह के टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे जो कि वीमेन फ्रेंडली हो, ठीक है। तो कहाँ पे बनाएंगे, केरला में बनाएंगे। तो केरला टूरिज्म एंड यूएन वुमेन इन इंडिया कमिटेड टू प्रमोट जेंडर इंक्लूसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब कि जितनी भी जेंडर डेस्टिनेशंस होंगे वो क्या होंगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे वो जेंडर इंक्लूसिव होंगे। मतलब कि उसमें फीमेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आज़ादी के साथ जो है वो घूम सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह का वहाँ के कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा वुमेन के साथ। तो ये वुमेन फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाएंगे कहाँ पे, केरला में। किसने ये MOU साइन किया है, केरला की गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड नेशन वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये MOU साइन किया है।
हु वन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर 6th टाइम, दैट इज़ बी ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि वीमेन जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही तगड़ी है। इन्होंने आज तक 6 बार 8 टोटल जो है 8 वर्ल्ड कप हुए T20 के वीमेंस के, जिसमें से 6 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। इस बार का भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 19 रन। तो 2009 से ये स्टार्ट हुआ था। 2009 में जो होस्ट था इंग्लैंड था, विनर भी इंग्लैंड ही था। उसके बाद 2010, 12 और 14 को, ठीक है, होस्ट कौन थे? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका एंड बांग्लादेश रिस्पेक्टिवली, और विनर तीनों में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर 2016 में जो इंडिया में हुआ था T20 वर्ल्ड कप वीमेन का, उसमें विनर है वेस्ट इंडीज़। 2018 में जो होस्ट है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। 2018, 20 और 23 में होस्ट कौन है? वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड विनर कौन है? तीनों में ऑस्ट्रेलिया। और 2024 का कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। और 2026 का भी कहाँ होगा? इंग्लैंड में। विच स्टेट प्लान्स कंट्रीज फर्स्ट मैरीना एट बाइंडूर, दैट इज़ डी कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो बनाएंगे इंडिया का सबसे पहला मैरीना। ठीक है, मैरीना क्या होता है? जिस तरह से समुद्र होता है ना, समुद्र के पास बीचेस होते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारी किश्तियाँ लेके आनी है, बहुत सारी शिप्स लेके आनी है, बोट्स लेके आनी है, छोटी छोटी बोट्स, ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, फिर वो क्या कर सके? यहाँ पे बोटिंग कर सके। तो ये बहुत ही लार्ज स्केल में ये होगा। तो ये पहला मैरीना है, फर्स्ट मैरीना है, ठीक है, जो कि और ए बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज एट बाइंडूर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की? कर्नाटका में। वहाँ पे ये किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम कोस्टल टूरिज्म को जो है वो बढ़ा सके कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो मैरीना है ना, ये डेवलप किए जाएंगे ऑन द लाइन ऑफ सिंगापुर मैरीना। जो सिंगापुर में मैरीना बने हैं जिस टाइप के, उसी टाइप के ये मैरीना बनेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोस्टल एरिया में आए, ताकि कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट विल कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेसिटी, ठीक है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो हिस्ट्री को कलेक्ट करेगी, लाइक गंगा, कदम्बा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसाला, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ के थे? ये सारे के सारे थे कर्नाटका के, ठीक है। तो ये इनकी सारी की सारी हिस्ट्री लेंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? एंड डेवलप द हिस्ट्री टूरिज्म इन द स्टेट में ये हिस्ट्री टूरिज्म जो है उसको भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी रिच हिस्ट्री है, ठीक है, स्टेट की जो भी रिच हिस्ट्री है उसको ये शोकेस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टैच्यूज़ बनाएंगे या फिर बहुत सारा म्यूज़ियम बनाएंगे जहाँ पे ये शो करेंगे इसको, ठीक है। अब कर्नाटका की कैपिटल कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत और चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। हु विंस सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2023, दैट इज़ ए मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश ने क्या जीता है? जो 13वां एडिशन, इसका 13th एडिशन था हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, जो इन्होंने जीता है। किसको इन्होंने हराया है? महाराष्ट्र को इन्होंने फाइनल में 5-1 से हराया है। कहाँ पे हो रही थी ये? काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये गेम हो रही थी, ठीक है। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे क्या है? झारखंड, और चौथे नंबर पे हरियाणा। अब यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो दिए गए। सोनल मिंज को दिया गया बेस्ट गोलकीपर जो कि झारखंड से है। प्रतिभा आर्या को दिया गया बेस्ट डिफेंडर जो मध्य प्रदेश से है। मनाश्री नरेंद्र शहजाद को दिया गया बेस्ट मिडफील्डर ऑफ महाराष्ट्र। एंड एलबेला रानी टोपो को दिया गया बेस्ट फॉरवर्ड का अवार्ड जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विद, दैट इज सी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल फोर्स, ठीक है, और कुछ और कंट्रीज़ हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगी एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोबरा वॉरियर। सो इंडियन एयरफोर्स डिपार्ट फॉर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, ठीक है। मतलब कि ये कहाँ पे होगी? ब्रिटेन में ये जो एक्सरसाइज है ये की जा रही है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स, फिनलैंड की एयरफोर्स, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए और सिंगापुर की जो एयरफोर्स है ये सारी की सारी मिलेगी कहाँ पे? ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बेस पे, ठीक है। और वहाँ पे एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो की जाएगी। दैट इज़ वेडिंगटन एयरफोर्स जो बेस है ब्रिटेन का, वहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6 मार्च से 24 मार्च तक
चलेगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेगी, तो इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? 5 मिराज 2000 फाइटर जेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 1 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब इन एम क्या है इस एक्सरसाइज का, या इन एक्सरसाइजेस का एम क्या होता है? इनका एम ऐसे होता है कि जितनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस की होती है अपने टेरिटरी को बचाने के लिए। ठीक है, तो एयरफोर्स जो और देश की एयरफोर्स है, ठीक है, उनके साथ वो इसीलिए वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि उनको कुछ नया उनसे सीखने को मिले। ओम बिरला इनॉग्रेट्स द 19th एनुअल CPA कॉन्फ्रेंस इन दैट इज़ न्यू दिल्ली। सो 19वें नंबर की एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो बैठक है वो हुई है दिल्ली में। ठीक है, आपने इसका नाम याद रखना है। सो इंडिया जोन 3 कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड बाय, मतलब कि जो इज़ इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन February 23 एट गंगटोक सिक्किम। ठीक है, जो जोन 3 की कॉन्फ्रेंस है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है? गंगटोक सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया है। सॉरी, इसका ना आंसर है सिक्किम, गंगटोक सिक्किम, दिल्ली नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ए सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में इन्होंने, जो हमारे पास लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? गंगटोक सिक्किम में। ये जोन 3 की कॉन्फ्रेंस है। अब जोन 3, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 क्या है? ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली CPA, जो हमारे पास कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, इसको हमने 4 डिवीज़न में बांट के रखा है। जोन 1 में आता है बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और जोन 2 में आता है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जो साउथ की स्टेट्स हैं। अब जोन 3 में कौन कौन है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो सिक्किम में ये कहाँ पे हुई है? 19th एनुअल जो CPA कॉन्फ्रेंस हुई है वो गंगटोक, सिक्किम के गंगटोक में हुई है। ठीक है, 4th जोन की कौन सी है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान हुई है। 7 ब्रांचेज हैं जोन 4 में। द वर्ल्ड बुक फेयर बिगिन इन दैट इज़ बी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में हमारे पास वर्ल्ड का बुक फेयर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ। इसमें 30 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी। नियरली 1000 जो पब्लिशर्स हैं एंड एग्जीबिटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड बुक फेयर है ना, ये आफ्टर 3 साल के बाद जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम में ये बंद हो गया था। ठीक है, द वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 फरवरी टू 5 मार्च 2023। कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में ये किया जाएगा। वो वॉन कतर ओपन टाइटल 2023 दैट इज़ बी डेनियल मेडवेडेव। तो डेनियल मेडवेडेव ने कतर ओपन टाइटल 2023 से वो जीत लिया है। इसमें कुछ और प्राइजेज है जो जीते हैं, लाइक मेंस सिंगल किसने जीता है? डेनियल मेडवेडेव ने। और रनर अप कौन रहे हैं? एंडी मर्रे को इन्होंने हराया। और वीमेन का सिंगल किसने जीता है? ईगो स्विएटेक ने और जेसिका पेगुला को इन्होंने हराया है। मेंस डबल किसने जीता है? रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडबिन। ठीक है, और रनर अप कौन रहे हैं? कॉन्स्टेंट लेस्नी एंड B1D जेड। ठीक है, और वुमेन का डबल किसने जीता है? जेसिका पेगुला। ठीक है, जो ये देखो यहाँ पे ये रनर अप रही है। ठीक है, इन्होंने ही क्या जीता है? वुमेन्स का डबल जीता है इन्होंने, जेसिका पेगुला एंड कोको गॉफ ने। ठीक है, और किसको हराया है? ल्यूडबाइन के को एंड जेलिना ओ को इन्होंने हराया है। और ये जो रिज़ल्ट है ये कौन सी टाइटल के थे? दैट इज़ कतर ओपन टाइटल जो 2023 में हुआ है उसका ये रिज़ल्ट है। मेडवेडेव जो है वो मेल में जीते हैं एंड ईगा स्विएटेक जो है वो फीमेल कैटेगरी में जीते हैं। विच कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड? दैट इज़ 0.78 इन 2022 दैट इज़ डी साउथ कोरिया। आपने याद रखना है साउथ कोरिया का काफ़ी टाइम से सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट जो वो चला हुआ है। मतलब कि फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक जो औरत होती है
के कितने बच्चे होने चाहिए अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। इसकी जो रेशो है जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.1, ये एवरेज है। अब 2 बच्चे पूरे और 1 1, ठीक है। अब इसको ऐसे थोड़ी ना कर सकते कि 2.1 कि भाई 2 बच्चे हैं और 0.1 थोड़ा सा पार्ट एक बच्चे का, तो इतना नहीं है। मतलब कि एवरेज लिया जाता है, एवरेज ये पूरे के पूरे जितनी भी औरतें उनको कलेक्टिवली किया जाता है और उनके कितने बच्चे होने चाहिए वो आता है फिर एवरेज 2.1, इतनी जो है फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। बट साउथ कोरिया का कितना है 0.78 जो है इनका रेट है, मतलब कि 1 बच्चा पर वुमेन भी नहीं है इनका, तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। पहले ये 2021 में 0.81 था, अब ये घट के 0.78 जो है 2022 में रहा है। और हमें कितना करना चाहिए 2.1 जो है हमारा होना चाहिए। और इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2022 में था 2.159 बर्थ्स पर वुमेन, और ये सबसे आइडियल केस होता है, इतना होना चाहिए, ठीक है। और 2021 में हमारा इंडिया का ज़्यादा था, ठीक है। 0.92% जो है वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया का भी जो फर्टिलिटी रेट है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड इन दैट इज़ डी असम। तो असम में हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, दोमोरा पाथर इन सोनापुर, ठीक है। कौन बना रहा है, अंडर द कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा, ठीक है, सोनापुर सिटी में। और सोनापुर सिटी में भी कहाँ पे, डोमोरा पत्थर के पास ये बनेगा। और इसमें चीफ गेस्ट थे जहाँ पे जब ये अनाउंस हुआ तो सीएम जो वहाँ के थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये अनाउंस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है असम, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। कैपिटल दिसपुर। असम का फोक डांस बिहू। असम के गवर्नर दैट इज़ गुलाब चंद कटारिया। हु विन्स बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022 दैट इज सी लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी को क्या मिला है, बेस्ट फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर 2022 का किसको मिला है, लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना का ये प्लेयर है लियोनेल मेसी, उन्होंने बेस्ट फीफा का मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022 जीता है, ठीक है। और इनके साथ जो कंपटीशन में थे वो थे पेरिस सेंट जर्मेनियम टीममेट, ठीक है। और एक कैलियन मेम्बापे और रियल मैड्रिड के जो कैप्टन है करीमा बेंजेमा, वो इनके साथ क्या थे, कंपटीशन में थे। बट इन्होंने लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जो है ये जीता है, ठीक है। तो इनमें जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वोटिंग हुई थी उसमें जो पॉइंट्स मिले हैं, मेसी को 52 सबसे ज़्यादा मिले थे, एम्बापे को 44 जो कि ब्राज़ील के हैं, बेंजेमा को कितने मिले थे 34 पॉइंट्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो जो लियोनेल मेसी है इनको ये दूसरी बार सेकंड टाइम जो है इनको बेस्ट प्लेयर फीफा का बेस्ट प्लेयर जो है मिला है। उससे पहले इनको 2016 में भी फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर मिला था और 2022 में भी इनको फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर मिला है। अब कुछ यहाँ पे अवार्ड्स हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 लियोनेल मेसी, ठीक है। तो दूसरा द बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर 2022 दैट इज़ एलेक्सा प्यूटेला, ये भी आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2022 लियोनेल स्कैलोनी जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन कोच दैट इज़ सेरेना वेंगम जो कि इंग्लैंड की है। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर दैट इज़ एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वीमेन गोलकीपर दैट इज़ मैरी एरेप्स, ठीक है। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल इन 2022 दैट इज़ मार्किन ओलेस्की, ठीक है। फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीनियन फैंस एंड फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, ल्यूका लोकोश्वी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो पहले नंबर पे रहते हैं लियोनेल मेसी, दूसरे रहे हैं जो PSG के इनके टीममेट हैं कैलियन मेम्बापे, और तीसरे नंबर पे रहे हैं रियल मैड्रिड के कैप्टन करीम बेंजेमा। Who has been appointed as the new Secretary General of FICCI that is A शैलेश पाठक। तो शैलेश पाठक को क्या अपॉइंट किया गया है, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का इनको क्या बनाया गया है, न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये फॉर्मर IAS थे, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने MBA किया
सबसे पहले इन्होंने बैचलर डिग्री की, फिर उन्होंने एमबीए किया IIM कैलकाटा से 1986 में। उसके बाद इन्होंने LLB किया, फिर डिप्लोमा इन ऑर्निथोलॉजी में किया, फिर 6831 मीटर की जो हिमालय की पीक है उसको उन्होंने फतेह किया। उसके बाद उन्होंने ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा की है। तो ये एक तरह के आप बोल सकते हैं एक तरह के ऑलराउंडर किस्म के इंसान हैं, ठीक है। इनको बनाया गया है फिकी का न्यूज़ सेक्रेटरी जनरल। इनका नाम है शैलेश पाठक। फिकी जो फाउंड हुआ था 1927 में। फिकी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिकी के फाउंडर है घनश्याम दास बिरला और फिकी के प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। गवर्नमेंट अप्रूव्स परचेज ऑफ 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम दैट इज़ बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो यूनियन कैबिनेट जो हमारी है, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खरीदना चाहती है 70 दैट इज़ HTT 70 HTT-40 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से वो ख़रीदना चाहते हैं। किसके लिए? इंडियन और एयरफोर्स के लिए, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 6828.36 करोड़ रुपीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने इसका नाम याद रखना है। दैट इज़ HTT-40 जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट का मतलब है जो पायलट्स होते हैं ना, हमारे एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए एक एयरक्राफ्ट दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उनका नाम है HTT-40। तो 70 ऐसे HTT-40 जो है वो खरीदेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि किसने बनाए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाए हैं, ठीक है। और ये जो 70 एयरक्राफ्ट्स हैं ये अगले 6 सालों तक जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को देंगे, ठीक है। इसका नाम है HTT-40 इज़ ए टर्बो पॉप एयरक्राफ्ट एंड डिज़ाइन टू प्रोवाइड गुड लो स्पीड हैंडलिंग क्वालिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो ट्रेनिंग देनी होती है हमने एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए, वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लो स्पीड हैंडलिंग क्वालिटीज़ हैं एंड इम्प्रूव्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं इन्होंने, ताकि जो ट्रेनिंग है जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हो सके। द एयरक्राफ्ट विल ब्रिज द शॉर्टफॉल ऑफ द बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑफ द IAF फॉर ट्रेनिंग न्यूली इंडक्टेड पायलट। जो न्यू पायलट्स हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के थ्रू क्या होते हैं, पायलट सेलेक्ट होते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उन ट्रेनिंग के दौरान जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं उसका नाम है HTT-40, ठीक है। तो द परचेज विल इंक्लूड एसोसिएटेड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एड्स इंक्लूडिंग सिमुलेटर। इसमें सिमुलेटर्स भी होगा। सिमुलेटर कैसे होता है? एक बंद कमरे में बैठो, ठीक है, और उनके सामने इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो एक जहाज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिमुलेटर। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास HTT-40 के अंदर है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से हमारी इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं, जो कि खरीदेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गोल्ड माइन, अभी भी हमने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी। गोल्ड माइंस फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दैट इज़ सी उड़ीसा। और तो उड़ीसा में अभी भी क्या हुआ है, गोल्ड माइन, सोने की खदानें जो वहाँ पे मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं? यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देवगढ़, क्योंझार एंड मयूरभंज। तो ये तीनों आपने नाम याद रखने हैं, मयूरभंज, क्योंझार और देवगढ़। तो ये इन तीनों में क्या मिले हैं? सोने की खदानें मिली हैं। उड़ीसा के जो स्टील एंड माइन मिनिस्टर हैं उसका नाम है प्रफुल्ल कुमार मलिक। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि स्टेट में हमें जो है वो गोल्ड की खदानें मिली हैं, सोने की खदानें मिली हैं, ठीक है। तो चार जगह है। क्योंझार जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये खदानें मिली हैं, ठीक है। मयूरभंज में भी 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये खदानें मिली हैं, और एक जगह है देवगढ़ में, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है एक जगह, वहाँ पे भी हमारे पास सोने की खदानें जो है वो मिली हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि लिथियम रिजर्व जो हमने जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं हमारे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेज़र है, नेशनल ट्रेज़र है इंडिया के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उड़ीसा में अब क्या मिल गया है, सोने की खदानें भी मिल गई है। तो ये हमारी इकोनॉमी को आगे क्या कर सकता है, एक तरह से बूस्टअप जो है वो कर सकता है। सो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। कौन सी स्टेट के? दैट इज़ उड़ीसा के। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेज फर्स्ट स्नो मैराथन इन दैट इज़ डी जम्मू। जम्मू में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है,
ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है पहला स्नो मैराथन। ठीक है, स्नो मैराथन मतलब कि स्नो के ऊपर हमने मैराथन करनी है, रेस लगानी है। ठीक है, तो कहाँ पे हो रही है? जम्मू में हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसका मेन मोटो क्या हो सकता है? इसका मेन मोटो ऑब्वियस सी बात है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में आए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास टूरिज्म के हैं, दैट इज़ ठीक है, उन्होंने, ठीक है, जो हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री है टूरिज्म की, ठीक है, और रियल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया है। किसके साथ? अमेजिंग भद्रवाल टूरिज्म एसोसिएशन, दैट इज़ ABTA। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू में जो कि क्या करवाती है? एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। उनका नाम है अमेजिंग भद्रवाल टूरिज्म एसोसिएशन। ठीक है, उनके साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी जुड़ी है, रियल स्पोर्ट्स इंडिया भी जुड़ा है। ये सब ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्नो मैराथन। कहाँ पे? भद्रवाह जम्मू में, जो कि 26 फरवरी 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर, पहली बार, ठीक है, इस तरह का स्नो मैराथन इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, और क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया? क्योंकि अभी देखो हमारे पास 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, और आजकल हम G20 के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, और उसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की है। लाइक देखो अपना देश, यूथ टूरिज्म क्लब एंड फिट इंडिया मूवमेंट। तो ऑल दीज पैरामीटर्स के चलते हमने जो ये स्नो मैराथन है ये जम्मू में लॉन्च की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें कि जम्मू में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, आप लोग यहाँ पे आएँ। जो एडवेंचर, जिनको एडवेंचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उनको भी उनके लिए भी एक तरह का संदेश होगा कि भाई आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो और इस तरह के एडवेंचर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी होंगे, टीचर भी होंगे, कॉलेज के मैनेजमेंट भी होंगे, फैकल्टी भी होंगी, जो कि उनको देखेंगे मतलब दर्शक बनेगी, दैट इज स्पेक्टेटर्स बनेंगे। ठीक है, और पूरी की पूरी कंट्री में से हमने 130 रनर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ये मैराथन है ये स्टार्ट होगी गुलदांडा से। ठीक है, तो जो रनर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन होगी कि आपने कौन कौन सी डिस्टेंस तक रनिंग करनी है। 5 किलोमीटर की करनी है, 10 किलोमीटर की करनी है या 25 किलोमीटर की करनी है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया है बोला तिनुबू को। ठीक है, बोला तिनुबू जो है वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नाइजीरियन इलेक्टोरल ऑफिशियल अनाउंस्ड ऑन 1 मार्च 2023 को ये अनाउंस किया गया है कि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, जो वहाँ पे रूल कर रही है आजकल, ठीक है, उसके जो कैंडिडेट है उसका नाम है बोला तिनुबू। उनको सेलेक्ट किया गया है कंट्री का न्यू प्रेसिडेंट के रूप में। बट जो इनके ऑपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो कर लिया है कि ये प्रेसिडेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो बोला तिनुबू है जो आजकल प्रेसिडेंट बने हैं वो ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है नाइजीरिया की। तो आपने ये याद रखना है, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया है बोला तिनुबू वो किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। तो उनका नाम वो उनकी जो पार्टी है वो है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इनके जो ओपोनेंट थे उनका नाम है अतीकू अबूबकर एंड पीटर ओबी। उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि ये जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए थे और ये कोर्ट तक भी चले गए थे। अब कैपिटल क्या है नाइजीरिया की, दैट इज़ अबूजा, और करेंसी क्या है, नाइजीरियन नायरा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक मैप भी लगाया है, तो आपने नाइजीरिया का मैप देखना है। ये कहाँ पे कंट्री है, ये कंट्री है आपकी अफ्रीका में, नाइजीरिया। ठीक है, तो इसके जो साथ वाली कंट्री है लाइक नाइजीरिया, नाइजर, चैड, कैमरून। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ की क्या है इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है। और यहाँ पे देखो नेशनल पार्क भी है, कामुकू नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड ओयो नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे खांजी लेक भी है, खांजी लेक नेशनल पार्क। तो इस तरह के जो है नेशनल पार्क जो यहाँ पे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगोरेटेड शिवामोगा एयरपोर्ट इन दैट इज़ बी कर्नाटका। तो कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिवामोगा जो एयरपोर्ट है वो उसका इनैगोरेशन
किया है, जो कि कितनी कॉस्ट से बना है, 450 करोड़ की कॉस्ट से ये बना है। तो ये इस तरह का लोटस की तरह इसका आकार है। तो आपने याद रखना है शिवामोगा एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटका में बना है और इसकी शेप कैसी है, एक लोटस फ्लावर की तरह है, कमल के फूल की तरह इसकी शेप है। ठीक है, कमल का फूल आपको पता है बीजेपी का साइन भी है। तो जो ये पैसेंजर टर्मिनल है बिल्डिंग, जो ये पैसेंजर टर्मिनल जो इस बिल्डिंग का बनेगा, इस एयरपोर्ट का बनेगा, वो 4340 स्क्वायर मीटर में वो फैला होगा। ठीक है, इसमें अभी तक क्या है, 2014 तक, ठीक है, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 तक, आज तक मतलब कि 2014 तक हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे। बट अभी 8 सालों के अंदर अंदर ही इसकी जो संख्या है वो डबल हो गई है, 148 जो है अब हमारे पास एयरपोर्ट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डबल संख्या हमने 8 सालों में ही इंक्रीज़ कर दी है और अब हमारे पास टोटल एयरपोर्ट जो कंट्री में है वो है 148th एयरपोर्ट है शिवामोगा एयरपोर्ट। तो इसका शेप मैंने बता दिया कि लोटस फ्लावर की तरह इसकी शेप है। इट इज़ सूटेबल फॉर, ठीक है, 320 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए ये सूटेबल है और ये 758 एकड़ लैंड में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि कुछ टाइम बाद जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। Which city is the host of W20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी? तो आपको पता है कि इंडिया जो है आजकल G20 का प्रेसिडेंट है 2023 साल के लिए। ठीक है, इसका आंसर है सी, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद का नाम जो है वो चेंज करके क्या रखा गया है, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, विच सिटी, तो ये जो महाराष्ट्र की जो सिटी है औरंगाबाद, जिसका नाम जो चेंज होके छत्रपति संभाजी नगर जो है रखा गया है, यहाँ पे वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, मतलब कि G20 के जितने भी देश हैं, ठीक है, उसमें जो वुमेन से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उनके मेंबर्स जो हैं यहाँ पे मिलेंगे छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी क्या किया है, बहुत सारे मैटर्स पे उन्होंने बातचीत की है। किसके लिए, वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब कि वुमेन्स की दशा को अच्छे से अच्छा करने के लिए। ठीक है, ये 27 और 28 फरवरी 2023 को ऑर्गेनाइज़ की गई थी। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, इसका जो थीम है, इस बार का जो थीम था वो था द परसूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि हमने जेंडर इक्वलिटी, मेल और फीमेल के अंदर कोई भी हमारे पास भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए एंड डिग्निटी फॉर द वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब कि जो वुमेन्स हैं उनको हमने डेवलपमेंट में आगे लेके आना है। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो। जो वीमेंस हैं आज भी क्या है, इकोनॉमिकली वीक हैं। ठीक है, तो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एम्पावर करो। तो यही इसका मेन मोटो है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड में अभी भी क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे जो पहली फीमेल MLA जो बनी है उनका नाम क्या है, दैट इज़ सी बोथ A एंड B, दैट इज़ साल हाउटोटुनो क्रूजे एंड हेकानी जखालू। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, क्रूजे एंड जखालू जी। ये क्या बनी है, पहली बार कोई नागालैंड से वीमेन MLA जो है वो बनी है। ठीक है, तो क्रूजे एंड जखालू बोथ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, दैट इज़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं। मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, पहली वीमेन कैंडिडेट बनी है जिन्होंने MLA की सीट जो है वो जीती है, कहाँ से, नागालैंड से। तो आज तक आप देखो कि 60 साल हो गए हैं इसको स्टेट बने हुए नागालैंड को, तो पहली बार कोई फीमेल MLA जो है यहाँ की बनी है। उनका नाम है क्रूजे, एंड क्रूजे जो है कहाँ से जीती है, वेस्टर्न अंगामी AC से, एंड जखालू जो है दीमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो MLA बनी है। तो उनका नाम याद रखना है अपने, साल हाउटोटुनो क्रूजे एंड हेकानी जखालू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इनैगोरेटेड रायसीना डायलॉग? तो रायसीना डायलॉग किसने स्टार्ट किया है, दैट इज़ B नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 2016 से जो है रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तब से लेके कंटिन्यूसली ये हो रहा है और इस बार इसका एडिशन है 8th एडिशन है इसका रायसीना डायलॉग का। ठीक है, जिसको इनैगोरेट किया नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस बार की थीम क्या है,
इस बार की थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, इस बार की जो चीफ गेस्ट है उनका नाम है इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज़ उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी इस बार की चीफ गेस्ट है हमारे इसके लिए। ठीक है, तो आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रायसीना डायलॉग के लिए कौन हमारे चीफ गेस्ट थे, दैट इज़ इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी जी, वो यहाँ की क्या थी, चीफ गेस्ट थी। ठीक है, अब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 100 ऑफ कंट्री, मतलब कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और वो किसके लिए आए हुए हैं, ताकि वो बात कर सके किस किस के लिए, मिलिट्री एक्शंस के रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एकेडमिक्स मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड, जर्नलिस्ट वहाँ पे आए हैं, एक्सपर्ट्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं, ताकि वो इस तरह की अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी बातें जो है वो कर सके, अपनी अपनी क्या कर सके, एक तरह का डायलॉग कर सके इंडिया के साथ। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ये रायसीना डायलॉग है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। क्योंकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आने से मना कर दिया था हमारे रायसीना डायलॉग में। तो आपने इनका नाम याद रखना है कि कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, रायसीना डायलॉग का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है ना इंडिया का, तो वहीं पे लोकेटेड है हमारे पास रायसीना हिल। ठीक है, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। ठीक है, और तभी इसको ठीक है इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डायलॉग होता है, तभी इसका नाम रायसीना डायलॉग जो वो रखा गया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी हमारे पास एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अब अच्छे से अच्छा इंटीग्रेशन हो, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करे। ठीक है, इंटीग्रेशन इन एशिया एज वेल एज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एशिया के साथ में भी हम अच्छा अपना ध्यान रखें और पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ भी हम अपना क्या रखें, अच्छे संबंध रखें। सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट SCO's फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन दैट इज़ डी गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में क्या हुआ है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, किसके ऊपर, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर है आयुष के भी यूनियन मिनिस्टर है, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के भी ये क्या है, सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने इसको लॉन्च किया है, फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है, जो हमारे पास पुरानी जो दवाइयाँ होती थी ना, जड़ी बूटियों के थ्रू दवाइयाँ बनी होती है, आयुष मतलब कि जो आयुर्वेदा वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, किसकी है, SCO का एक एक्सटेंशन है, SCO वालों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे, गुवाहाटी में ऑन 2 मार्च 2023। तो ये 4 दिन का ये एक्सपो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन इसको अटेंड कर रहा है, हाई लेवल के जो डेलीगेट्स हैं सच एज द हेल्थ मिनिस्टर, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉरेन बायर्स फ्रॉम SCO कंट्रीज़। SCO मतलब कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 8 या 9 कंट्रीज़ हैं उनके जो है हेल्थ मिनिस्टर, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और फॉरेन बायर्स जो है वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो इसकी पार्टनर कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास, मतलब कि टोटल 17 या 18 कंट्रीज़ बन जाती हैं। ठीक है, 13-14 कंट्रीज़ बन जाती हैं। ठीक है, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 75 फॉरेन डेलीगेट्स और ऑफिशियल्स इसमें आए हैं 13 कंट्रीज से। ठीक है, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उन्होंने इनको वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन इसको रिप्रेजेंट किया, ऑनलाइन इसको अटेंड किया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन हुए लाइक नो योर बायर, B2B मीटिंग्स, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग। तो इस तरह की इसमें बातें हुई कि किस तरह से हम SCO जो कंट्रीज़ हैं किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पे कैसे मीट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो इसमें हुई SCO की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जो कि गुवाहाटी में जो है वो हुई।
द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड 1300 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा एट दैट इज़ बी पुरी। तो पुरी में, पुरी जो उड़ीसा में है, वहाँ पे उनको क्या मिला है, 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूपा मिला है। ठीक है, इस तरह का ये पोट्री था। ठीक है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे लॉर्ड जो बुद्धा है, हमारे भगवान बुद्धा, उनकी एक इमेज है। ठीक है, इसको ये जो इमेज है ये 1300 साल पुरानी है। ठीक है, ये कहाँ पे मिली है, ये मिली है जगन्नाथ जो टेम्पल है उसके साथ ही पुरी को जो नामक जगह है वहाँ से ये स्तूपा जो है वो मिला है। ठीक है, और ये जो स्तूपा है ये कौन से पत्थर के ऊपर बना है, उसका नाम है खोंडालाइट। ठीक है, खोंडालाइट स्टोन, जिससे जो ये खोंडालाइट स्टोन है ना, इसी से पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो है वो भी बना है। ठीक है, जो ये स्तूप है ये 4.5 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, 7th और 8th शताब्दी का ये स्तूपा है। ठीक है, स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड इन द प्रभादी साइड ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जो प्रभादी साइड है वहाँ पे इसकी ये मिला है। और ये जो प्रभादी साइड है ये कहाँ पे है, ये ललिता गिरी में है। और ललिता गिरी ये क्या है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे बुद्धा की इमेजेस हैं, बुद्धा की मोनेस्ट्री है, बुद्धा के बहुत सारे स्तूपास भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। Which is the first platform to launch UPI Lite payments, that is the पेटीएम पेमेंट बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक इन्होंने क्या किया है, ये सबसे पहले बने हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च यूपीआई लाइट। अब यूपीआई लाइट के थ्रू क्या होगा, ठीक है, यूपीआई लाइट के थ्रू इस तरह के होगा कि अगर हमने छोटी छोटी जो पेमेंट्स करनी है, ठीक है, उसको हम बिना पिन के एंटर किए हुए, अभी क्या होता है जैसे हमने कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू, तो हमें यहाँ पे 4 नंबर का एक पिन ऐड करना पड़ता है, तब हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, यूपीआई लाइट में इसमें 200 मतलब कि RS 200 के नीचे जितनी भी हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, जो छोटी छोटी पेमेंट करनी है उसके लिए हमें पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट जो है ये किसने इसको मान्यता दी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दी है। ठीक है, तो ये विदाउट पिन के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट पेमेंट को स्टार्ट करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन बना है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स। एलिफेंट कंजर्वेशन जो नेटवर्क है हैज़ बीन रिसेंटली फॉर्म्ड इन विच स्टेट, दैट इज़ ए असम। तो असम में क्या हुआ है, एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क जो है वो बनाया गया है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद ये है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सिटी है, सिटी के बाहर क्या है, जंगल है, जंगल में क्या रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं। एलिफेंट क्या होते हैं, कभी कभी भोजन की तलाश में अपनी सिटीज़ में आ जाते हैं, तो ये कभी कभी क्या आ जाते हैं, सिटीज़ में आ जाते हैं, और ह्यूमन और जो इंसान है और हाथी है आपस में आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एलिफेंट इन पे अटैक कर देता है। ठीक है, और कभी कभी इंसान भी इन पे अटैक कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स जो है इसमें मारे भी गए हैं, ह्यूमंस भी मारे गए हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या किया है, असम ने क्या किया है, असम की एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आर्यांक, आपने नाम याद रखना है इसका, आर्यांक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क जो है वो तैयार किया है। इस नेटवर्क के अंदर उन्होंने 7 नेटवर्क जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, वो इसमें है। ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको और इनको क्या दिया जाएगा, इनको एजुकेटेड किया जाएगा किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट का बिहेवियर क्या है, एलिफेंट कैसे रहता है, क्या खाता है, किस तरह से वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये सब कुछ जो इनको सिखाया जाएगा इन एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क्स के अंदर। और इस तरह के 7 एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क्स जो है वो आसाम में खोले गए हैं। ठीक है, तो एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क जो है कौन से स्टेट में बनाया गया है, दैट इज़ असम में। धरोई वेटलैंड where a bird survey was conducted recently is located in which state or UT, that is D, गुजरात। ठीक है, अभी क्या हुआ, बर्ड सर्वे हुआ। ठीक है, मतलब कि जो पंछियाँ हैं, जो पक्षी हैं, उनको क्या करना है, उनको काउंट करना है। ठीक है, काउंट करना है कि कितनी स्पीशीज़ आई हैं, कितनी यहाँ से बाहर गई है, कितनी स्पीशीज़ हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो ये धरोई वेटलैंड जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। आजकल वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इन बर्ड्स की, इन पक्षियों की क्या हो रही है, काउंटिंग हो रही है। तो ये 2nd एडिशन है
ठीक है। 2 दिन का ये बर्ड सर्वे हो रहा था, बर्ड सर्वे धरोई 2023, ठीक है। मतलब कि धरोई वाले एरिया में कितने हमारे पास बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का वेटलैंड है, धरोई वेटलैंड, जो कि 107 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है नॉर्थ गुजरात में, ठीक है। तो जो ये धरोई रिजर्वियर है और जो वेटलैंड है, ये किस किस से बना है? बाय डैमिंग साबरमती और हरनोई रिवर, ठीक है। साबरमती और जो हरनोई रिवर है वो गुजरात में फ्लो करती है, वहाँ पे डैम बनाए हैं, जिसकी वजह से जो है क्या बना है? धरोई वेटलैंड बना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सर्वे हुआ है, ठीक है। जब हमारे पास 2022 में भी इसका यहाँ पे बर्ड का सर्वे हुआ था, ठीक है, पूरे के पूरे रिकॉर्डेड मतलब कि पूरे के पूरे गुजरात में 616 बर्ड्स जो वो फाउंड की थी डिफरेंट स्पीशीज़ की। उसमें से 193 स्पीशीज़ जो है वो अकेले धरोई बर्ड जो वेटलैंड है, धरोई जो वेटलैंड है वहाँ पे फाउंड की गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पक्षी जो है वो आते हैं। विच ब्रांड टॉप्स इन द टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या हुआ? ब्रांड फाइनेंस 2023 की रैंकिंग आई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जितने भी हमारे टेलीकॉम ब्रांड हैं, ठीक है, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसकी एक लिस्ट जारी है कि टॉप की कंपनीज कौन कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे आई है स्विसकॉम, ठीक है, स्विसकॉम कंपनी आई है, ठीक है, पहले नंबर पे। तो और दूसरे नंबर पे है रिलायंस जियो, तीसरे नंबर पे है एटिसलट और चौथे नंबर पे है एमटीसी। तो रिलायंस जियो जो है वो दूसरे नंबर पे आई है, जो कि इंडिया की टेलीकॉम कंपनी है। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल दी है, लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड्स ग्लोबली, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सबसे पहले है स्विसकॉम, पहले नंबर पे है रिलायंस जियो, दूसरे पे एटिसलट, तीसरे एमटीसी, फोर्थ टेलसेल, फिफ्थ सिंगटेल, सिक्स्थ एंड वोडाकॉम सेवन्थ। अब टॉप इंडियन फर्म्स इन टर्म ऑफ ब्रांड वैल्यू इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं इन टर्म ऑफ ब्रांड वैल्यू के आधार पे? दैट इज़ एयरटेल 21वें, रिलायंस जियो मतलब कि ग्लोबली इनका 21वां रैंक है, बट इंडिया में पहले नंबर पे है, ठीक है। रिलायंस जियो 27, VIL 89, टाटा कम्युनिकेशन 131, BSNL 148th रैंक है। First foreign university to set up its international branch campus in India is DEAKIN यूनिवर्सिटी। तो DEAKIN जो यूनिवर्सिटी है ये एक ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी भी बन गई है जिसने अपनी एक इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो इंडिया में खोली है। तो इंडिया में ये सबसे पहली इंटरनेशनल ब्रांच है, मतलब कि किसी और कंट्री की ब्रांच है, यूनिवर्सिटी की ब्रांच है जो कि इंडिया में खुली है, जिसका नाम है DEAKIN यूनिवर्सिटी। तो DEAKIN यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, हैज़ बिकम द पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जो कि इंडिया में सेटअप होगी, ठीक है। और किसने इसको अप्रूव किया है? इसको अप्रूव किया है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो हमारे पास है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFSCA, ठीक है। तो वो कहाँ पे सेटअप करेंगे? जो हमारे पास गिफ्ट सिटी है गुजरात में, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो हमारे पास है IFSCA का, वो कहाँ पे है? वो गिफ्ट सिटी में है और गिफ्ट सिटी में ही हमारी ये यूनिवर्सिटी जो है ये खुलेगी। अभी आपने कुछ दिन पहले यूनियन बजट 2022-23 के बारे में काफ़ी चर्चा में था, वहाँ पे सुना होगा। जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको हम अपने इंडिया में लाएंगे, यहाँ पे उनको खोलेंगे ताकि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। तो गिफ्ट सिटी के कैंपस में जो है इसको खोला जाएगा, कि इसको DEAKIN यूनिवर्सिटी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसकी इंटरनेशनल ब्रांच की जो ब्रांच का जो कैंपस है वो इंडिया में खुल रहा है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में। ये जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? 27 अप्रैल 2020 को ये बना था। किसके अंडर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 एक्ट के थ्रू ये बना था और इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन हो
किसका, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में उनका डेवलपमेंट हो कहाँ पे, इंडिया में, और उनको रेगुलेट किया जा सके कहाँ पे, इंडिया में। इसीलिए जो है ये बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में है। करंटली जो है हमारे पास एक ही इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, गिफ्ट सिटी में है, जिसका नाम है IFSCA। Who has been elected as new president of वियतनाम। अभी आपको पता है कि हमारे एशिया की एक कंट्री है वियतनाम, वहाँ के जो है एक नए प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट किया गया है, दैट इज़ वो वान थोंग, ठीक है, वो वान थोंग इनका नाम है। इनको जो है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, ठीक है। वो वान थोंग ए मेंबर ऑफ पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। तो आपने पार्टी का नाम भी याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से ये बिलोंग करते हैं। इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है। क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्योंकि इनको जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उन्होंने सडनली क्या दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका नाम था नग्यून सुआन फुक, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रिजाइन दिया है, और वो वान थोंग जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। अबाउट वियतनाम, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे ऊपर जैसे जो है हमारे पास क्या है, वियतनाम है, तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और ये किसकी है, एशियन कंट्री, जो एशियान है, ASEAN, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, उसका एक मेंबर भी है, ठीक है। इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग, एंड प्रेसिडेंट आपको पता ही है वो वान थोंग। Who creates new national record in men's long jump event at Indian Open Jump Competition 2023। तो अभी अभी क्या हो रहा था, इंडियन ओपन जंप कंपटीशन जो है 2023 का, वो स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। वहाँ पे एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो है वो लॉन्ग जंप में जो है वो बनाया गया, ठीक है। जो ये है, इनका नाम है हाँ जैस्विन एल्ड्रिन, ठीक है, जैस्विन एल्ड्रिन इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पहले जो रिकॉर्ड था ना, लॉन्ग जंप का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, लॉन्ग जंप में ऐसे रन करते हैं, फिर ऐसे जंप मारते हैं, ठीक है, फिर ये काउंट करते हैं कि कितना मीटर है, ठीक है। तो पहले जो ये मीटर था, मतलब कि लॉन्ग जंप था, वो था 8.36 मीटर, ठीक है। इंडिया का ये मतलब कि इंडिया में कोई भी 8.36 मीटर से ऊपर जो है वो लॉन्ग जंप मार नहीं पाया है आज तक, ठीक है। 8.36 जो था वो था M श्री शंकर का, ठीक है। बट अब क्या किया है, अब इन्होंने, जिसका नाम है जैस्विन एल्ड्रिन, उन्होंने 8.42 मीटर का जंप जो है वो मारा है और इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपने नाम याद रखना है, जैस्विन एल्ड्रिन, इनके नाम जो है न्यू नेशनल रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का 8.42 मीटर्स का, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था, कर्नाटका में हो रहा था। ये कौन सा इवेंट था, इंडियन ओपन जंप कॉम्पिटिशन 2023 जो ये इवेंट था, ठीक है। तो लॉन्ग जंप के जो मेडल्स विनर हैं इंडियन ओपन जंप कंपटीशन 2023 में, इसमें मेंस विनर कौन है, जैस्विन एल्ड्रिन 8.42 मीटर के साथ इन्होंने गोल्ड जीता। मोहम्मद अनीस याहिया को सिल्वर मेडल मिला, इन्होंने 7.85 मीटर की छलांग मारी। एंड ऋषिवर को 7.77 मीटर्स की इन्होंने छलांग मार के ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। वीमेंस में विनर कौन है, श्रुति लक्ष्मी जो है वो वीमेंस में गोल्ड मेडल है। मनीषा मेरल सिल्वर मेडल, आर पुनीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने मेन जो है हमारे पास जैस्विन एल्ड्रिन जो है, ये जैस्विन एल्ड्रिन है, इनका जो है आपका नेशनल रिकॉर्ड भी है 8.42 मीटर्स का, जो कि पहले किसका था, 8.36 पहले था M श्री शंकर का, उसको तोड़ के उन्होंने 8.42 जंप मार के जैस्विन एल्ड्रिन जो है ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। इंडिया की जो ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू, बैंड बाय नाडा मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, कितने सालों के लिए, दैट इज़ D 4 सालों के लिए। सो हमारी जो ट्रिपल जंपर है, ट्रिपल जंपर कैसी होती है, पहले हमें ऐसे रन करना पड़ता है, फिर हम जंप मारते हैं, फिर से रन, फिर जंप, फिर से रन, फिर जंप, मतलब कि 3 स्टेप्स में हमने जंप मारना है। टोटल जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा वो इसमें जीत जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल जंपर, ठीक है, ट्रिपल जंपिंग। तो इसकी एक प्लेयर है, उसका नाम है ऐश्वर्या बाबू, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टीरॉइड्स जो है वो खा लिए थे, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स इस तरह का एक
केमिकली बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह का प्रोटीन, जिस तरह हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो प्रोटीन तो अच्छी होती है, पर स्टीरॉइड्स क्या हो जाते हैं, एक तरह की दवाई टाइप होती है जो कि आपकी बॉडी की पावर को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से, तो ये बैन क्यों है, ठीक है, बैन इसीलिए है क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। और ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ओपन कंपटीशन चल रहा होता है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का इस तरह का मटेरियल जो है वो नहीं कंज्यूम करना होता कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाए। तो इस तरह से तो और जो लोग आएंगे कंपटीशन में आएंगे उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी कि भाई इन्होंने स्टीरॉइड्स लिए थे, इन्होंने एनर्जी टैबलेट्स ली थी कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना जंप मारा या इतनी रनिंग की, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये स्टीरॉइड्स हैं ये बैन किए गए हैं, ठीक है, काफ़ी बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता है इनका हेल्थ के ऊपर, तो इनको बैन किया गया। तो नेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ऐश्वर्या बाबू है 25 साल की है ये, ठीक है, बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हो रहा था वहाँ पे भी इनको क्या बाहर कर दिया गया था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से, क्योंकि इनको क्या मिला था, इनकी बॉडी में स्टीरॉइड्स मिला था, क्योंकि इन्होंने स्टीरॉइड्स खाया था, ठीक है। और एक स्प्रिंटर और है धावक, उनका नाम है एस धनालक्ष्मी, उनकी बॉडी में भी स्टीरॉइड्स जो है वो मिले थे, जिसकी वजह से क्या किया, ये प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड मतलब कि इनको कंज्यूम नहीं करना होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी में ये मिले और इनकी वजह से इनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है। अभी जो है ऐश्वर्या को 3-4 सालों के लिए नाडा ने फिर से बैन कर दिया है, ठीक है। जो ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या के बारे में जानते हैं, इन्होंने ट्रिपल जंप की एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और इनके ऊपर एक नेशनल रिकॉर्ड भी है 14.14 मीटर्स का, मतलब कि इन्होंने जो ये ट्रिपल जंप में डिस्टेंस है वो 14.14 मीटर जो है वो क्रॉस किया था। एशियन चेस फेडरेशन कन्फर्स डैश डैश विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। जो एशियन चेस की जो फेडरेशन है, ठीक है, एशिया की जो चेस फेडरेशन है, उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको दिया है, दैट इज़ इंडिया के डी कुकेश को। आंसर इज़ ए, दैट इज़ डी कुकेश। तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं डी कुकेश, उनको क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसने दिया है, एशियन चेस फेडरेशन ने। आपने नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर भी पार किया है, दैट इज़ 9/11 इन किसमें, जो 44 चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में हुआ था महाबलीपुरम में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्लेयर ऑफ द ईयर भी अवार्ड भी जो है इसी विन की वजह से इनको दिया गया है, ठीक है। और ये डी कुकेश इंडियन है और ये ओनली 6th छठे ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने 2700 की रैंकिंग जो है वो पार की है, ठीक है। जो चेस होती है उसमें एक रेटिंग होती है कि आप ये प्लेयर इतने रेटिंग पे है, ये प्लेयर इतने रेटिंग पे है, तो जो डी कुकेश है ये 2700 रेटिंग पे है और ये किसी भी इंडियन की, ठीक है, किसी भी इंडियन के मतलब कि 6th नंबर की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, मतलब कि 6 ही ऐसे लोग हैं जिनकी हाईएस्ट रेटिंग जो है 2700 से ऊपर चली गई है और ये सबसे छोटी उम्र के हैं जिन्होंने 2700 की रेटिंग जो है वो पार की है। अब कुछ और अवार्ड्स हैं, लाइक जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था 2022 में फिडे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, उन्होंने चेस ओलंपियाड जो है रशिया से कहाँ पे लेके आए थे, चेन्नई में लेके आए थे, ठीक है, चेन्नई में लेके आए थे और विद इन द 4 मंथ्स के अंदर ही चेस ओलंपियाड जो वो होना था। तो एम.के. स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला है, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और दूसरा अपना अवार्ड याद रखना है कि जो हमारी इंडिया की वीमेन टीम है, कोनरू हेम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और तानिया सचदेवा एंड भक्ति कुलकर्णी, इनको क्या मिला है, बेस्ट वीमेन टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। अभी आप मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, आर.बी. रमेश को, और वीमेन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, अभिजीत कुंते को। तो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। Dibang multi-purpose project, India's largest ever hydro power project, is being set up in which state? That is B.
अरुणाचल प्रदेश। तो आपने याद रखना है जो दिबांग है ना, दिबांग रिवर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहाँ पे बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा। ठीक है, जो ये दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर का मतलब है पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, तो दिबांग मतलब कि ये दिबांग रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, अप्रूव किया गया है, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बनने जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है ना, यहाँ पे बॉर्डर पे, यहाँ पे चाइना आता है ऊपर और नीचे इंडिया आता है। तो इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पे आपके पास ये दिबांग रिवर बहती है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट नोटेबली इट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस के बीच में हम इसको बनाएंगे। और इसको कौन बना रहा है, NHPC इसको बना रहा है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसको बनाएगा। और इसकी जो ये कितने इसका होगा, मेगावाट का होगा, 2880 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा, और 319 बिलियन INR जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसमें टोटल साल कितने लगेंगे, 9 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में लगेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 278 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एक ग्रेविटी डैम भी इसी में बनेगा, एंड वेरियस हाउस शो शेप्ड हेड रेस टनल्स भी बनेगी, हाउस शो शेप्ड टेल रेस टनल्स भी बनेगी, एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस भी जो है इसमें बनेगा। प्रेसिडेंट जो है हमारे पास इंडिया की द्रौपदी मुर्मू विल इनैगोरेट 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस एट दैट इज सी भोपाल। ठीक है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 7th इंटरनेशनल जो धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस है वो भोपाल मध्य प्रदेश में वो लॉन्च की है 3 मार्च को। ठीक है, और ये कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडियन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म के बीच में, मतलब कि उनके रिलीजियस जो मैटर्स हैं, वो ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर बात करती है। इसका थीम क्या है, ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू ईरा। मतलब कि जो ईस्टर्न मतलब कि जो इंडिया है, चाइना है, या फिर जो ईस्टर्न कंट्री हमारे को ईस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट कौन हो गया, वेस्ट हो गया जो यूरोप हो गया, USA हो गया, ये वेस्ट में आते हैं। तो ईस्टर्न की जो कंट्री है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये एक न्यू इरा है जिसमें जो है ईस्टर्न कंट्री जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। इसका एम क्या है, इसका एम यह है कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में और ईस्टर्न साइड में, एशिया में। ठीक है, उन सभी के सभी रिलीजन को एक साथ लेके आना, पॉलिटिक्स को एक साथ लेके आना। ठीक है, लीडर जितने भी हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको एक साथ लेके आना, ताकि हम एक नए वर्ल्ड का जो है वो विस्तार कर सकें। तो इसमें डेलीगेट्स आएंगे भूटान से, मंगोलिया से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, साउथ कोरिया, मॉरिशस, रशिया, स्पेन, फ्रांस, USA और UK से। ये सारे के सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपने ध्यान रखना है कि हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है मेन फोकस इन 2 धर्मों के ऊपर रहेगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एनुअली ऑन दैट इज़ सी 3rd मार्च। तो 3rd मार्च को हम वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उनको बचाने के लिए हमने पार्टनरशिप करना है, हमने एक दूसरे का सहयोग करना है। और 2022 के लिए थीम क्या थी, री इंट्रोड्यूसिंग कीस्टोन स्पीशीज़ फॉर द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के रेस्टोरेशन के लिए कुछ एक स्पीशीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जो कि आज लुप्त हो गई है, उन्हीं चीज़ों को हमने उन पर्टिकुलर एरिया में री इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, तो ये पिछले साल की थी और इस साल की ये पार्टनरशिप्स फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इस साल की थीम है। ठीक है, और इसको किसने डिसाइड किया था कि इस दिन 3 मार्च को ही हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है मनाएंगे। ये डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है UNGA 20 दिसंबर 2013 को इन्होंने ये डिसाइड किया था। 68th सेशन था और 3 मार्च को इन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो
घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वाइल्ड लाइफ डे है, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेयर है। ठीक है, उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन 3 मार्च को। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, साइट्स इसको बोलते हैं हम। ठीक है, साइट्स क्या करता है? साइट्स ये करता है कि जितना भी हमारे पास ट्रेड हो रहा होता है ना, ट्रेड मतलब कि जिस तरह से हम बेचते हैं, सपोज़ करो हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है जैसे मगरमच्छ है, हमने उनको मार दिया। ठीक है, मार दिया तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पोचिंग करेंगे, उसके बाद हम उनको दूसरे देशों को बेचेंगे, उनके ऑर्गन्स दूसरे देशों को बेचेंगे। ठीक है, तो हमें खूब पैसा मिलेगा। तो इस सब पोचिंग को रोकने के लिए, इस तरह के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए साइट्स बना था। कब बना था? 3 मार्च 1973 को। तभी हम 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, और जो वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बना था 1872 में, वो भी 3 मार्च को ही बना था। तो इन्हीं के चलते जो है 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाते हैं। अब मार्च के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, लाइक 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हेयरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे। ठीक है, 9 मार्च को नहीं है ये है सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। ठीक है, 10 मार्च को CISF रेजिंग डे और सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स और पाई डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इन इंडिया। ठीक है, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एंड बिहार डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 24 को वर्ल्ड TB डे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक